हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब 2 नवंबर को आने वाले रिजल्ट का इंतजार सभी प्रत्याशियों को है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा। उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी हाई है, लिहाजा दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के वादे कर रही है, दावे कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने शराब और पैसे बांटने के बावजूद इसमें बीजेपी की सभी सीट पर वो जीत दर्ज कर रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जीत का दावा कर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जीत के वादों पर तंज कसा। इधर PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के धनबल और प्रशासन से था। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मतदाताओं पर विश्वास है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी चुनावों में भाजपा विजयी होगी। तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया कि जनता ने बहुत अच्छे तरीके से मैदान में उतर के मुकाबला किया है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी और कार्यकर्ताओं ने मैदान में जो मेहनत की उसका परिणाम आएगा। चलो दोनों के दावे देख लो। कमलनाथ जी तो जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे जिसमें हम 2/3 आए थे, उसमें कह रहे थे अगले 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, अगली बैठक विधायकों की CM हाउस में होगी। उनके दावे देखे थे ना आपने, इस बार भी देखो। जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था, प्रशासन ने हमारा पुलिस से, बल से, पैसों से, दबाव से, प्रशासन से जिस प्रकार उन्होंने सब उल्लंघन किया, सब नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे मतदाताओं पर विश्वास है, सच्चाई का साथ देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर रहे। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान और गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की ये सरकार बुलडोजर नाथ सरकार है। यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर विरोध करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी यूपी में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में किसान, कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो वादे कर रही हैं उस पर वो अपना भरोसा जताएंगे, बल्कि प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि किसानों से किए हम सभी वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार ने लोगों को केवल धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था, लेकिन आज महंगाई के कारण सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। आज ही के दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान है, मजदूर है, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे?
रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके विचारों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में दिल्ली के प्रोफेसर सौरभ वाजपेयी आमंत्रित थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरणदास भी इसमें शामिल हुए। इस संगोष्ठी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। सातवां बेड़ा चल दिया बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना से लड़ने की। विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिला नेतृत्व की बात और जिनके 100 महिला नेतृत्व में आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी बात विश्व में सबसे आगे आ। लोकतंत्र की स्थापना में पंडित नेहरू के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने का काम और भारत को भारत बनाने का काम किसी ने किया तो सरदार पटेल जी ने किया, इसलिए हम लोग उनको स्मरण करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं विधानसभा परिसर में इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक मोहित किरकिट्टा, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चंद्रशेखर गंगराड़े भी मौजूद रहे। तो वहीं खरोरा में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि आज राजीव भवन में मनाया गया। उसके साथ साथ महिला कांग्रेस के द्वारा रक्तदान दिया गया और यूथ कांग्रेस के द्वारा भी रक्तदान आयोजित की जा रही है। आज बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस जनों के द्वारा किया जा रहा है। इंदिरा जी जैसी दूसरी आयरन लेडी हो नहीं सकती, इस बात को हम सब जानते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस आज है, उस मौके पर भी हम सब उनको नमन करते हैं। जो भारत देश को एक करने में अपना योगदान दिया वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनके इस योगदान को पूरा राष्ट्र नमन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं और आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद में जो उनकी भूमिका है हम उनको स्मरण करते हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने साल 2021 के लिए राज्य अलंकरण और पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में चंदुलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें सोमवार को राज्योत्सव के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को हाजी हसन अली सम्मान, जनाब रौनक जमाल को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, नंद किशोर तिवारी को चक्रधर सम्मान, प्रभंजय चतुर्वेदी को और सुनील तिवारी को दिया जाएगा। दाऊ मंदराजी सम्मान के लिए काशीराम साहू और रेखा देवार, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के लिए मुकेश चौधरी और महाराजा अग्रसेन सम्मान के लिए KM नायडू का चयन किया गया है। दानवीर भामा शाह सम्मान भवानी साव, रामलाल साव, धर्मान ट्रस्ट को दिया जाएगा। बिलासाबाई केवटीन सम्मान अनिल कुमार साहू को, संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को दिया जाएगा। तो मेरी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए डॉक्टर कल्पना देशमुख को दिया जाएगा। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना के लिए और दलित उत्थान के लिए पुरानिक लाल चेलक को ये सम्मान दिया जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को इससे सम्मानित किया जाएगा। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए जनाब रौनक जमाल को इससे सम्मानित किया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य आंचलिक साहित्य के लिए नंदकिशोर तिवारी जी को यह सम्मान मिलेगा। चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला के लिए प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी को इससे नवाजा जाएगा।
दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला शिल्प के लिए काशीराम साहू, रेखा देवार को इससे सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के लिए मुकेश चौधरी को यह सम्मान दिया जाएगा। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए के एम नायडू इससे सम्मानित होंगे। दानवीर भामाशाह सम्मान भवानी साव, रामलाल साव, धर्मांधा ट्रस्ट मुंगेली को इसे सम्मानित किया जाएगा। बिलासाबाई किवटीन मत्स्य पुरस्कार मछली पालन के लिए अनिल कुमार साहू को सम्मानित किया जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए तोय निधि वैष्णव, इन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार गौरकरण दास बघेल को इसे सम्मानित किया जाएगा। किशोर साहू सम्मान सिनेमा में लेखन और निर्देशन के लिए मनमोहन सिंह ठाकुर को इससे सम्मानित किया जाएगा। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के लिए के बी श्रीनिवास राव इससे सम्मानित किए जाएंगे। और चंदुलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए अंबु शर्मा इससे सम्मानित किए जाएंगे। मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया टिकेश्वर पटेल इससे सम्मानित किए जाएंगे। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान मृणाल पांडे को मिलेगा। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि के लिए भूपेंद्र प्रताप सिंह और शमीम रहमान इससे सम्मानित किए जाएंगे। स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हिंदी में उत्कृष्ट काम करने वाले को जनसंपर्क विभाग से दिया जाता है। इस हेतु श्री अंशुमन शर्मा का नाम का चयन किया गया है। कांग्रेस यंग इंडिया बोल मुहिम के तहत युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत केंद्र में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद पर युवाओं को शामिल करने की योजना है। योजना के तहत कांग्रेस में ऐसे सक्रिय युवा सदस्यों की टीम तैयार करना है जो केंद्र सरकार में बीजेपी की योजनाओं के खिलाफत करने के साथ साथ जमीन पर भी अच्छी पकड़ रखते हों। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी का पैनल तैयार किया गया है जिन्होंने बस्तर संभाग के 7 जिलों में 32 युवाओं का साक्षात्कार लिया है। इसका मतलब कोई भी युवा जो पार्टी के विचार से प्रभावित हो वो सभी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया बोल के माध्यम से इस देश के युवाओं को राजनीति में आने का एक सुनहरा मौका दिया है। अभी जो कार्यक्रम हुए इसमें जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर संभागीय जगदलपुर में रखा गया था, जो इसमें चयनित होंगे। जिले में प्रत्येक जिले में 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। और लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएमडीसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एनएमडीसी के नए सीएमडी ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीने में प्लांट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। एनएमडीसी की सहयोगी कंपनी मैकॉन को ही कोक ओवन समेत 9 पैकेज के बचे काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मार्च महीने तक एनएमडीसी से 3 मिलियन टन सालाना स्टील का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। इधर एनएमडीसी के मजदूर संगठन अपनी मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्लांट एनएमडीसी ही चलाएगा और इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने की भी तैयारी है। निजीकरण को लेकर के केंद्र सरकार जो कि ये प्लांट अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है और इसको स्ट्रेटेजिक सेल की सूची में डाला गया है नाम, उसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी प्रकार चाहे अपने को दिल्ली जाना पड़े या अपने को किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना पड़े तो लगातार इसका विरोध होता है। और एक नजर बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रियंका ने किसानों को खाद की कमी, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे कई और मुद्दों पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। 89 साल के मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में एम्स में भर्ती किया गया था।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रिचकर ने दावा किया है कि उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने उनके घर की रैकी की है। क्रांति ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएंगी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम इशफाक अहमद वानी और उमर भट्ट है। इन्हें रेड के दौरान पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के छोटे से गांव खेंदा के चर्चित जुड़वा भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लवन चौकी क्षेत्र के खेंदा गांव के रहने वाले जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम की मौत को कई लोग संदेहास्पद भी बता रहे हैं, जबकि परिजन की माने तो मामूली बुखार से जुड़वा भाइयों ने दम तोड़ दिया। बचपन से शरीर से जुड़े दोनों भाइयों की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है। दोनों भाई इलाके में छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश भर में चर्चित थे। शरीर से जुड़े दोनों भाइयों को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां आते थे। 21 साल के जुड़वा भाई शिवराम और शिवनाथ 2 जिस्म एक जान थे। प्रकृति ने जैसे इन्हें एक साथ रहने का आशीर्वाद देकर भेजा हो। अलग शारीरिक बनावट की वजह से दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते थे। दोनों जुड़वा भाई सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव थे, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या फिर टिकटॉक, सभी प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के लाखों चाहने वाले थे। दोनों का पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भराते वीडियो खूब वायरल हुआ था। लेकिन अचानक पता चला कि दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर वालों का कहना है कि एक दिन पहले दोनों को बुखार आया था। सर्दी जुकाम से एक सप्ताह से यह चावल ला पानी भिगा के भी खावे है और चावल ढंग से खावे नहीं, मिक्सचर और नाश्ता होटल में। सर्दी खांसी काला रही से दोनों भाई रही से। मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर है। घटना के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण आखिर मौत की वजह जानना चाहते थे। मीडिया के दखल के बाद चौकी प्रभारी बीके सोम शमशान घाट पहुंचे, जहां डेड बॉडी की शिनाख्त के बाद नेचुरल डेथ करार दे दिया गया। पोस्टमार्टम करवाकर मौत की असल वजह जानने की कोशिश तक नहीं की। और ये भी बताया कि कल परसों से खाना उनका बिल्कुल कम हो गया था और शायद बीमारी, तबीयत खराब होने की वजह से मौत होना बताए हैं। और वो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश विदेश में भी उसका नाम चर्चा फैल गया था, जिसका आज अचानक देहांत हो गया है आज रात्रि में। जुड़वा भाइयों की स्टोरी कई नेशनल और इंटरनेशनल टीवी शो का हिस्सा भी बनी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रिसर्च भी किया। कई बार दोनों को शरीर से अलग करने की बात भी सामने आई, लेकिन नियति को शायद उनको अलग अलग देखना मंजूर नहीं था। जैसे साथ आए थे वैसे ही साथ चले गए। सुनील साहू, IBC 24, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में रायपुर के सप्री स्कूल में अंडर 14 और अंडर 17 फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। रायपुर जिला फेंसिंग संघ ने इसकी मेजबानी की। संघ के सह सचिव अखिलेश दुबे ने बताया कि इसमें प्रदेश के सभी संभागों से लगभग 240 बच्चों ने हिस्सा लिया और सभी बच्चों का प्रदर्शन पिछली बार भी बेहद उम्दा रहा। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बच्चों को गोयल ग्रुप से सुमन गोयल और शहर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट नीतू वर्मा ने सम्मानित किया है। बच्चों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं फॉइल इवेंट की हूँ और मैंने एक गेम खेला, उसमें मैं जीती हूँ 5-3 से। और यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, ईपी, सेबर और फॉइल। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। बालक और बालिका मिलाकर टोटल 240 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत नेट टू नेट कंपटीशन यहाँ देखने के लिए मिला। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर और सरगुजा जैसी जगह से भी प्रतिभाएं बाहर निकल कर आ रही हैं और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ओलंपिक गेम के लिए प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। नेशनल में डेफिनेटली हमारे मेडल्स आते रहे हैं, इस बार मेडल्स डबल आने की संभावना है।
कल से कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत आपको बता दें कि लोगों को जोड़ने की कोशिश इससे की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।